गुड आफ्टरनून। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कहानी पे चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कहानी की पृष्ठभूमि, हिंदी कहानी की विकास यात्रा और कहानी की परिभाषा आदि बिंदुओं पे बात किया था हम लोगों ने। अब आगे की बिंदुओं पर चर्चा हम कर लेते हैं। आगे का बिंदु है कहानी के तत्व। तो हम कहानी के तत्वों पे चर्चा करते हैं कि कहानी के वो कौन कौन से तत्व हैं जिससे मिलकर कहानी का निर्माण होता है। जिस तरह हम मकान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे तत्व यानी मटेरियल मिल करके भवन का निर्माण करते हैं। जैसे खाली ईंट से भवन का निर्माण नहीं हो सकता, या खाली बालू से भी नहीं हो सकता, खाली आप छड़ और सरिया से भी नहीं कर सकते। इसके लिए सभी को मिलाना पड़ेगा। ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ सबको मिला करके भवन का निर्माण होता है। उसी तरह कहानी के निर्माण में भी कई तत्वों की आवश्यकता होती है। कहानी के निर्माण में 6 तत्व होते हैं, यानी कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र का चरित्र चित्रण, तीसरा देश काल वातावरण, चौथा कथोपकथन या संवाद, पांचवा भाषा और शैली, छठा उद्देश्य। अब हम बिंदु वाइज थोड़ा थोड़ा इस पर देख लेते हैं। कथा वस्तु। कथा वस्तु के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। कथा वस्तु में मुख्यतः 5 चीज़ें समाहित होती हैं। पहला है आरंभ। आरंभ जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर हो और किसी पिक्चर का आरंभ या तो किसी डायलॉग से होता है, कोई डायलॉग हो महत्वपूर्ण उससे होता है, या किसी घटना से होता है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, मोगैम्बो खुश हुआ। यानी जब हम इस डायलॉग को सुनते हैं तो ये इस पिक्चर का आरंभ था कि अब इस पिक्चर का आरंभ हो रहा था। उसके बाद दूसरा बिंदु होता है विकास का, यानी जैसे जैसे कहानी का आरंभ होता है उसमें पात्र आते जाते हैं, पात्रों की संख्या बढ़ने लगती है, उसके बाद उसमें घटनाएं घटित होने लगती हैं, तो एक के बाद ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं, तो वो विकास का क्रम होता है। उसके बाद होता है कौतूहल, यानी पाठक के अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि ये जो कहानी के जो पात्र आए हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, अब उससे क्या होगा। यानी मान लीजिए कहानी है आपकी एकता मेबल, कबूतर वाली कहानी आप सभी जानते हैं। एकता मेबल हम कहते हैं एक बहेलिया एक जंगल में जाल बिछाकर कुछ दाने छिड़क दिया, और यह देखने के लिए कि कबूतर या पक्षी आकर कब इस जाल में फंसेंगे, एक पेड़ के पीछे छिप गया। तो इस तरह से उसमें पात्र आए, यानी पहले तो बहेलिया था, फिर पात्र आए कबूतर। उसके बाद जब कबूतर जाल में फंस गए तो वो जाल लेकर उड़ने लगे, तो उड़ते उड़ते वो अपने मित्र के पास गए, यानी चूहे के पास गए। तो अब चूहे को बुलाया, तो ये भी उसका एक पात्र का बढ़ा, घटनाएं बढ़ी और लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि अब कबूतर फंस गए तो जाल लेके उड़ेंगे, कहाँ जाएंगे और चूहे से क्या कहेंगे, और वहाँ जाने पर इन कबूतरों का क्या होगा। इस तरह से पाठक के अंदर एक कौतूहल बनता है। अब होती कौतूहल के बाद एक जिज्ञासा, उसके बाद चौथा बिंदु जो आता है वो चरम सीमा का आता है। यानी अब कौतूहल बना, उसके साथ साथ पाठक के अंदर एक कौतूहल की चरम सीमा जागृत हो जाती है कि देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या यह बहेलिया जो जाल के पीछे दौड़ता है, क्या वह जाल को पकड़ लेगा, क्या यह कबूतरों को मार डालेगा, या कबूतर इस जाल से छूट जाएंगे। तो ये इसका चरम सीमा। उसके बाद 5वां बिंदु आता है अंत का। अंत कहानी का सुखांतक भी होता है, दुखांतक भी होता है। यानी कंत के अंतर्गत 2 भेद किए गए हैं, सुखांतक अंत और दुखांतक अंत। मान लीजिए कोई पिक्चर हो जिसमें हीरो बहुत सारी
घटनाओं से, परिस्थितियों से जूझता हुआ जब अंत में जीत जाता है और अपने परिवार के साथ मिल जाता है, तो यह होता है किसी कहानी का सुखांत अंत। और जब वही पात्र या नायक नाना प्रकार की परिस्थितियों से जूझते हुए, कष्टों को झेलते हुए अंत तक शत्रु का संहार करता है और स्वयं ही इस बीच मारा जाता है, तो उस समय पाठक को या दर्शक को सुख की अनुभूति नहीं होती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कहानी का दुखांतक अंत होता है। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं, पात्र का चरित्र चित्रण। यानी हर कहानी में कोई न कोई पात्र होता है और उसका चरित्र होता है। जैसे आप प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी कफन को ले लें, उसमें भी घीसू, माधव और बुधिया के नामक पात्र हैं जिनका अपना एक चरित्र है। तीसरा बिंदु है देश काल और वातावरण। कहानी को वास्तविकता के नज़दीक लाने के लिए देश काल और वातावरण का विशेष ध्यान रखना जाता है। कथोपकथन और संवाद कहानी के विकास में, चरित्रों के निर्माण में इस बिंदु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा शैली, यानी जिस परिवेश की कहानी होती है उसी के हिसाब से उस कहानी की भाषा और शैली होती है। यानी कहानी अगर आंचलिक है तो उसकी भाषा और शैली भी आंचलिक ही होगी। और छठा बिंदु है कहानी का उद्देश्य। यानी प्रत्येक कहानी का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है। हर कहानी कोई न कोई उद्देश्य को लेकर के ही लिखी जाती है, चाहे वह राष्ट्र प्रेम से प्रेरित कहानी हो, या सत्य के पथ पर चलने की कहानी हो, या हमारे अंदर कर्तव्य निष्ठा का भाव जागृत करना उस कहानी का उद्देश्य हो, या कर्तव्य बोध का बोध कराना उस कहानी का उद्देश्य हो। हर कहानी का कोई न कोई एक निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। अब हम कहानी की विधियों पे बात कर लेते हैं कि कहानी लेखन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को जगाने या बढ़ाने के लिए 4 विधियों से कहानी लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। पहला है कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। यानी कोई एक कहानी हो, यानी आप ले लीजिए प्यासा कौवा की कहानी, और वो कहानी सुना दीजिए और फिर छात्रों से कहिए कि इसके आधार पर वो एक नई कहानी का निर्माण करे। पर इसमें ध्यान यह रखना चाहिए कि कहानी का जो शीर्षक हो वह मूल शीर्षक से अलग नहीं होना चाहिए, और कहानी का जो विस्तार है वह मूल कहानी से अधिक भी नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु है रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना, या इसके आधार पर कहानी लिखना सरल भी है और कठिन भी। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसलिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए रहते हैं, यहाँ केवल खाना पूरी करनी होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिसमें सृजनात्मक और कलात्मक शक्ति अधिक होती है। उदाहरण के लिए जैसे लिख लीजिए आप, एक किसान के लड़के लड़ते लड़ते खाली स्थान दीजिए, किसान मरने के निकट खाली स्थान दीजिए, सबको बुलाया, खाली स्थान दे दीजिए, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, आदि आदि स्टेप आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस आधार पर बच्चे कहानी लिखना सीखेंगे तो उनके
कल्पना और सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। तीसरा बिंदु है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। इसके आधार पर ही हम बच्चों से कहानी लिखवा सकते हैं, जिसके कारण उनकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति और सृजन शक्ति का विकास होता है। जैसे एक कहानी आप ले लीजिए कि कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा गिर गया। अब उसके आगे की कहानी आप बच्चों से लिखने के लिए कहें। इस विधि में यह ध्यान रखना होता है कि कहानी का जो क्रम है उसे ध्यान से पढ़ें और देखें कि उसका क्रमिक विकास कैसे होगा। इस आधार पर हम बच्चों से कहानी लिखने के लिए कह सकते हैं और बच्चे उसमें अपनी कल्पना शक्ति का, चिंतन शक्ति का और सृजनात्मक शक्ति का परिचय देते हुए उस कहानी को पूर्ण करेंगे। चौथा बिंदु है चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास कराना। ये सबसे ही सरल और आसान विधि है। यानी कुछ चित्र दे दिए बच्चों को बना करके, जैसे कछुआ और खरगोश की ही कहानी है तो कछुए के खरगोश का चित्र बना के आप दे दीजिए और उसके आधार पर कहिए बच्चों से कहानी का निर्माण करें, तो अपना उस कहानी का निर्माण करेंगे। या और भी चित्र आप दे सकते हैं, बारिश का चित्र बना के दे दीजिए, उसके आधार पर कहानी का निर्माण करेंगे। इन सब का मेन उद्देश्य है कि बच्चों की रचनात्मक शक्ति का विकास हो, यानी उनकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। इसलिए इन कहानियों को लिखने का प्रयास कराना बहुत ही आवश्यक है बच्चों से। अब हम आगे देख लेते हैं कहानी की विशेषताएं। कहानी की विशेषता में जो पहली विशेषता है वो है कहानी का आरंभ आकर्षक हो। यानी कहानी का कि जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका शुरुआत ही आकर्षक हो। ऐसा न हो कि जब हम कहानी का शुरुआत करें तो बच्चे उसमें रुचि न लें। इसलिए कहानी का शीर्षक भी रुचिकर और छोटा रखा जाता है, जिससे बच्चों के अंदर रुचि जागृत हो और वह कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो। दूसरा बिंदु है कहानी में प्रारंभ से अंत तक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, ताकि श्रोता या पाठक का ध्यान कहानी से या कहानी में लगा रहे। जब कहानी का आरंभ आकर्षक होगा तो उत्सुकता अपने आप बनी रहेगी, और अगर कहानी का आरंभ आकर्षक नहीं होगा तो जो पाठक हैं या जो श्रोता हैं वह उसमें रुचि नहीं लेंगे और उनका ध्यान कहानी से भटक जाएगा। तीसरा है कहानी की घटनाएं वास्तविक व रोचक होनी चाहिए। कहानी की जो घटना हो वह वास्तविक हो और रुचिपूर्ण हो। ऐसा न हो कि लगे कि कहानी बनावटी है और उसकी घटनाएं काल्पनिक हैं। कहानी के पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। कहानी के जो पात्र आए हैं उनका विकास धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी के पात्र को शुरू में तो हम डाकू या चोर दिखा दिए और अचानक से उसको एकदम सत्य हरिश्चंद्र बना दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर भी श्रोता या पाठक के मन में कहीं न कहीं एक खटास सी रहती है। कहानी की भाषा सरल, सुबोध, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। कहानी के बारे में कहा जाता है कि उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। तो रोचकता लाने के लिए कहानी में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा कुटिल और गंभीर दोनों बनाई जा सकती है। इसलिए कहानी में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग होना चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी कहानी किस उद्देश्य से लिखी जा रही है वह भी स्पष्ट होना चाहिए। देश काल वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कहानी में देश काल और वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी हम
किसी ग्रामीण परिवेश की दिखा रहे हैं और उसमें वर्णन शहर जीवन का कर रहे हैं। समय या दृश्य हम शाम का दिखा रहे हैं और वर्णन दोपहरी का कर रहे हैं। ऐसा करने से कहानी नीरस हो जाती है और कहानी में रोचकता नहीं आती। और अगला बिंदु है, कहानी से कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलना चाहिए। यानी कहानी का निर्माण ही शिक्षा देने के लिए हुआ है। शुरू से ही कहानियाँ मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती आई हैं। उन्हें बुराई के मार्गों से हटाकर अच्छाई के मार्गों पर चलाती आई हैं। उनके अंदर ज्ञान का प्रवाह करती आई हैं। इसलिए कहानी से कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलती है, चाहे वह शिक्षा हमारे अंदर बुराई के प्रति हो या अच्छाई जागृत करना हो या सत्य के मार्ग पर चलाना हो। कोई न कोई शिक्षा उस कहानी में अवश्य होती है। अब हम आगे कहानी के महत्व पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कहानी के महत्व का पहला बिंदु है छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होना। यानी जब से यह कहानी बिंदु स्टार्ट हुआ है तब से छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का ही विकास पर जोर दिया जा रहा है। यानी कहानी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह बच्चों के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है। उनके अंदर कुछ न कुछ सृजन करने की क्षमता का विकास करती है। दूसरा बिंदु है कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करती है। जब हम कहानी लेखन की विधियां बता रहे थे उसमें हम इन 3 शक्तियों पर चर्चा किए थे कि किस तरह आप कहानी की विधियों के द्वारा बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति का विकास कर सकते हैं। जिज्ञासा व रुचि विकसित होती है। हम अक्सर देखते हैं कक्षाओं में कि जब बच्चे इधर उधर करने लगते हैं या पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता तो आप एक कहानी का नाम ले लीजिए। कहानी का नाम लेते ही बच्चों का ध्यान एकाएक आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है और जैसे ही आप कहानी सुनाना शुरू करते हैं बच्चे एकदम शांत मुद्रा में बैठ जाते हैं और कहानी का शुरुआत होते ही उनके अंदर उस कहानी को सुनने की एक जिज्ञासा विकसित हो जाती है। देश प्रेम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा का भाव विकसित होता है। यानी कहानी की विशेषता में था कि कहानी से कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। यानी कहानी का महत्व ये है कि ये हमें हमारे अंदर देश प्रेम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा का भाव जागृत करती है। यानी जब हम सत्य हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर सत्य के प्रति एक निष्ठा जागृत होती है। या जब हम कहानी पढ़ते हैं सदाचार की ताबीज़, तो उसको पढ़ते वक्त हमारे अंदर एक ईमानदारी का भाव जागृत होता है। या जब प्रसाद की कहानी पुरस्कार पढ़ते हैं तो उस कहानी को पढ़ते वक्त हमारे अंदर देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का विकास होता है। इस तरह से कहानी के ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वह है कि कहानी से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। यानी जो भी बिंदु हमसे रह गए हैं या रह जाते हैं तो अगर हम उन्हें एक शब्दों में बांधना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कहानी से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। यानी यह ऐसा शब्द है जो अपने अंदर सभी चीज़ों को समाहित कर लेता है। तो इस तरह से आज हम कहानी पे निम्नलिखित बिंदुओं पर बात किए। अब आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।